हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक क्लास 12। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक क्लास 12 की एग्रीकल्चर सेक्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं सुधीर सर वंश क्लासेस की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो में। पिछली वीडियो थी हमारी 1.1, उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखे और जो इंडियन इकोनॉमिक के फीचर्स थे वो देखे। आज हम इसके 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर डिपेंड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। तो चलिए दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन आवर इकोनॉमी। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक है, क्योंकि जब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी सारी पॉपुलेशन मींस 70 to 72% की पॉपुलेशन हमारी डिपेंड होती है किस पर? डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। समझ आए दोस्तों? डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। तो ये सारी चीज़ें हम पॉपुलेशन की, जो हमारे सारे पॉपुलेशन की कम से कम 70 to 72% तक पॉपुलेशन किस पे डिपेंड रहती थी दोस्तों? एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहती थी। तो जब हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतने सारे लोग डिपेंड है, तो हमारे सारे हमारी जो इकोनॉमी है, तो ये इकोनॉमिक्स और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो ये सारा इंटर रिलेट होता था आपस में। ये सारी चीजें इंटर रिलेट होती थी, एग्रीकल्चर से हमारी इकोनॉमिक इंटर रिलेट होती थी। समझ आया दोस्तों? आया समझ में? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना, क्योंकि जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब हम ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट हुए, तो हमारे पास दोस्तों इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे पास दोस्तों ओनली सिर्फ लैंड रह गया था कि हम इस लैंड को यूज करके हम क्या करें? अपने एग्रीकल्चर पूरा कर सके। क्योंकि ब्रिटिशर्स हम पे क्या करते थे? हमारी सारी चीज़ों को मतलब, तो इस रीज़न से दोस्तों क्या हुआ, हमारा जो ब्रिटिश थे, उस ब्रिटिश ने क्या किया? हमारे एग्रीकल्चर को क्या कर दिया दोस्तों? डिस्ट्रॉयड कर दिया। कैसे डिस्ट्रॉयड किया? उन्होंने पूरे रिसोर्सेज खत्म कर दिए। रिसोर्सेज खत्म करने के बाद हमारे जो इकोनॉमिक थी उसमें बैकवर्डनेस आ गई। रिसोर्सेज खत्म करने के बाद हमारे इकोनॉमिक में क्या आ गई दोस्तों? बैकवर्डनेस आ गई। तो ये सारा हमारा ईव ऑफ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सारी चीजें एग्रीकल्चर से हुई। आया समझ में? ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स के फीचर्स। चलिए, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स के कुछ फीचर्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स, चलिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या फीचर्स मेन है फ्रेंड्स? तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब समझना दोस्तों। लो प्रोडक्शन और लो प्रोडक्टिविटी का मतलब कि जब हमारे पास सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए गए, जब हमारे ऑल रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉयड तो जब सारे रिसोर्सेज हमारे खत्म कर दिए गए, तो उस टाइम क्या किया गया? जब सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए तो उसके बाद क्या किया गया? ना हमारे पास फुली प्रोडक्शन हो पाया और ना हमारे पास कोई प्रोडक्टिविटी का
सोर्सेस या कैपेसिटी भी नहीं हुई, हमारी कैपेसिटी भी नहीं हो पाई इस चीज को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बनाने की। समझ आया? मतलब सारी चीज़ें एक्सप्लॉइड हो गई जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर सारा दबदबा बना दिया, हमारे एग्रीकल्चर को ही वो कर दिया, तो हमारा जो बैकवर्डनेस था वो यहाँ इफेक्ट कर गया। कैसे? क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों क्या हो गए? लो। ये दोनों क्या हो गए दोस्तों? लो हो गए। हमारी प्रोडक्टिविटी और बैकवर्डनेस सारी चीजें हमारे इंडियन इकोनॉमिक में आ गई। समझ आया? आया समझ में? क्यों? क्योंकि देखो, जब फार्मर्स को, जो फार्मर्स होते हैं उनको अगर रिसोर्सेस प्रोवाइड किया जाए, बेटर रिसोर्सेस प्रोवाइड किया जाए, तो ये फार्मर्स थे वो हाई प्रोडक्टिविटी कर सकते, हाई प्रोडक्शन कर सकते थे, ये हाई प्रोडक्शन कर सकते थे। बट इन दैट केस जो फार्मर्स थे उनके रिसोर्सेस को क्या किया गया? एक्सप्लॉइड कर दिया गया। एक्सप्लॉइड करने के कारण, ये फार्मर्स की रिसोर्सेस को जब एक्सप्लॉइड कर दिया गया, तो उस एक्सप्लॉइटेशन के कारण हमारा जो सारा प्रोडक्टिविटी था, सारा प्रोडक्शन था, ये सारा क्या हो गया दोस्तों? लो हो गया। समझ आया? आया समझ में? ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर टू लेते हैं, एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, समझ नहीं आ रहा है सेटलमेंट लेकिन क्या लिखा हुआ है। तो लैंड, ओ भाई साहब, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। समझ रहे दोस्तों? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम में समझना दोस्तों, लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है? इसमें जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसमें जो हमारा, एक मिनट, हाँ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी? एक लैंड सेटलमेंट करती थी, लैंड सेटलमेंट करती थी। तो लैंड सेटलमेंट करने का मतलब वो रिलेशनशिप बनाती थी ऑनर्स और, मतलब ये जो जमींदारी सिस्टम होता है ना, ये लैंड सेटलमेंट क्या था? लैंड सेटलमेंट क्या था? लैंड सेटलमेंट को दो वे में डिफाइन किया गया था, टू वे में डिफाइन किया गया था लैंड सेटलमेंट को। तो ये जमींदारी सिस्टम, वन वे करते हैं, समझिए सबसे पहले जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम क्या थी? जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट इस लैंड को, ये है लैंड, इस लैंड को क्या करती थी? अपने कैप्चर कर लेती थी, अपने ऑनरशिप में ले लेती थी। अपने ऑनरशिप में लेने के साथ साथ फिर वो क्या करती थी? जमींदारी लोगों से कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ बेसिस में क्या करती थी? प्रोडक्शन के लिए उस लैंड को प्रोवाइड करती थी। और प्रोडक्शन के केस में जो लेबरर होते थे, उन लेबरर से क्या करती थी दोस्तों? बहुत ज़्यादा पैसा लाइक लैंड के रेंट के फॉर्म में वसूल करती थी, ऑप्ट करती थी। समझ आया? बहुत ज़्यादा पैसा इस लैंड, तो ये था लैंड सेटलमेंट। मतलब जमींदारी को उस लैंड को दे देना और ऑपरेट करवाना जमींदार के थ्रू, और जमींदार के थ्रू उस लेबरर लोगों से सारी चीजें अपने अधिकार में लेना, मतलब रेंट टाइप से कुछ लेना या रॉयल्टी लेना। तो ये सारी चीजें वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी। समझ आया दोस्तों? तो जब इनके भी देखो बहुत सारी जमींदारी सिस्टम के भी फीचर्स थे, क्योंकि वो जमींदारी रिकॉग्नाइज द परमानेंट ऑनर ऑफ सॉइल। मतलब देखो, जो जमींदारी सिस्टम थे ना, जो हैशटैग में आते हैं,
जो जमींदार लोग थे वो क्या थे, परमानेंट ऑनर बना देती थी उसको, परमानेंट ऑनर बनाती थी। तो उस परमानेंट ऑनर बनाती थी उस लैंड का, उस जमीन का, समझ आया। अब परमानेंट ऑनर बनाने के साथ साथ क्या करती थी, उनसे परमानेंट ऑनर बनाने के साथ साथ, परमानेंट ऑनर बनाने से क्या हुआ, इनसे क्या होता था, हमें प्रॉफिट का जनरेट होता था, प्रॉफिट जनरेट होता था, प्रॉफिट जनरेट। तो ये प्रॉफिट जनरेट होता था जिससे जमींदारी सिस्टम को क्या किया गया। अब जमींदार क्या करता था, ये जो जमींदार है, अब ये जो जमींदार है ये क्या करता था, लेबरर या फिर बोल लो फार्मर, इन सब से क्या करता था, एग्रीकल्चर करवाता था, समझ आया, उस जमीन पर। तो ये लेबर और फार्मर है, ठीक है, तो इनसे क्या करता था, एग्रीकल्चर कराता था। सॉरी दोस्तों, सॉरी। तो इनसे क्या करता था, एग्रीकल्चर कराता था। और एग्रीकल्चर कराने के साथ साथ जो इस एग्रीकल्चर से जो जमींदार को पैसा मिलता था फ्रेंड, इस एग्रीकल्चर से जो जमींदार को पैसा मिलता था, देन जमींदार वर पे टू fixed amount to the गवर्नमेंट। यहां पर किसकी बात हो रही है दोस्तों, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, समझ आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है दोस्तों, आया समझ में, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर क्या था, ये पॉइंट नंबर 2, जिसमें लैंड सेटलमेंट सिस्टम को एक्सप्लॉइट कैसे हुआ, ये सारी चीजें बताई गई हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, हम फीचर्स पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर के। चलिए पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 है फोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, फोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। आज राइटिंग नहीं बन रही है दोस्तों, बहुत खराब राइटिंग बनी आज, ठीक है। तो फोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, अब समझना दोस्तों, फोर्स ऑफ एग्रीकल्चर में क्या था, फोर्स ऑफ एग्रीकल्चर में वो क्या करते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो जमींदार सिस्टम थे, वो क्या कराते थे, उनको एग्रीकल्चर करने के लिए किया जाता था, फोर्स किया जाता। जो भी कल्टीवेशन आता था वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी होता था और कल्टीवेशन ऑफ ईच क्रॉप्स फॉर मार्केट के लिए भी होता था। जो भी हमारा कल्टीवेशन होता था, जो भी हमारा कल्टीवेशन होता था, तो ये कल्टीवेशन हमारा सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी जाता था, सेल्फ कंजम्पशन, और सेल्फ कंजम्पशन के साथ साथ क्रॉप्स फॉर द कल्टीवेशन, कैश क्रॉप फॉर मार्केट, कैश क्रॉप्स फॉर मार्केट। तो इन चीज़ों के लिए भी हमारे पास सारी जो फोर्सफुली हम ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, उसको एग्रीकल्चर कराती थी, फोर्स और एग्रीकल्चर के लिए फोर्स करती थी, चाहे वो या तो वो सेल्फ कंजम्पशन हो या वो मार्केट के लिए। आया समझ में, समझ आया। तो ये सारी चीज़ें भी वो क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको कराती थी, समझ आया। जिससे हमको कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन हमको उनको प्रोवाइड कराना पड़ता था, जो फार्मर्स थे सारे चीज़। तो इससे हमारा जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हुआ वो सारा का सारा फोर्स किससे होता था, ब्रिटिश इंडस्ट्री से, समझ आया। आया पॉइंट नंबर 4 में आ जाते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट में आते हैं दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है हमारा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो किस में आएगा दोस्तों, इन एग्रीकल्चर। तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर आते हैं। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर में समझना दोस्तों, जो हमारे जो जमींदार थे या फिर हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये, और जो हमारे जमींदार थे ये क्या करते थे दोस्तों, नो इंटरेस्ट
प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये एग्रीकल्चर पर नो इन्वेस्टमेंट, मतलब ये कोई उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं थे। समझ आया? क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादातर डिपेंड होता है दोस्तों, एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन रेनफॉल, मतलब ये सारा एग्रीकल्चर जो हैवी एग्रीकल्चर या ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड होता है दोस्तों? रेनफॉल। बट हमें ये रेनफॉल जो है ये कंटिन्यू तो नहीं है, ये रेनफॉल कंटिन्यू थोड़ी है। जब हो गया तो ठीक है, और जब कई कंडीशन ऐसी आती थी जब एकदम सूखा पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी, सारी चीज़ें होती थी, तो उस समय हमें जो कॉम्पिटिटिव जो एग्रीकल्चर था उस समय हमें जो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी, तो वो उसमें ये जमींदार और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें सारी जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको नहीं करते थे या कम करते थे। समझ आया दोस्तों? समझ आया? 4 पॉइंट। तो ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर समझ आया। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट इसका, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों स्मॉल फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग समझना। स्मॉल एंड फ्रेगमेंट का मतलब होता है दोस्तों एक लैंड का टुकड़ा, इसको मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों। एक लैंड और उसका पार्ट, छोटे छोटे पार्ट, छोटा करता हूं, ये तो बहुत बड़ा हो गया। एक लैंड, मान लो ये लैंड है और उसके आ जाए यार स्मॉल पार्ट्स, मतलब एक लैंड्स को छोटे छोटे फील्ड्स में डिवाइड कर देना, ये लैंड है। समझ आए दोस्तों? ये भी लैंड है, ये भी लैंड है, मतलब ये लैंड क्या हुआ? डिवाइड हो गया स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल फील्ड्स में डिवाइड हो गया। अब उस स्मॉल फील्ड्स में डिवाइड होने के कारण क्या हुआ? जो सारा लैंड होल्डिंग्स थे वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट गए। फ्रेगमेंट होल्डिंग मतलब जब फ्रेगमेंट में टूटे तो इसका प्राइस क्या हुआ? स्मॉल हुआ। इसकी प्राइस क्या हुई? स्मॉल हुआ। अब ये प्राइस स्मॉल होने के कारण ये जब इस पीस में स्मॉल थी तो यहाँ पर उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर की ही नहीं जा सकती है। आ रहा है समझ में? क्योंकि जब एग्रीकल्चर करना है अगर ह्यूज क्वांटिटी में अगर हमें एग्रीकल्चर करना है तो हमें लैंड क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा वाइड होना चाहिए, जिससे हम सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सके। अब देखो, जब छोटे छोटे हिस्सों में लैंड टूटा ना, जब छोटे छोटे हिस्सों में लैंड टूटा, तो जब छोटे हिस्सों में लैंड टूटा तो यहाँ पे अमाउंट तो उतना ही लगेगा, अमाउंट एक्सपेंसेस फिक्स रहा, अमाउंट एक्सपेंडिचर जो था वो फिक्स रहा, मतलब यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज हो गई, समझ आया? और कॉस्ट इंक्रीज हुआ लेकिन हमारा आउटपुट इंक्रीज नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास फ्रेगमेंट है, लैंड बड़ा लैंड नहीं था हमारे पास, लैंड की एक फ्रेगमेंट है, आउटपुट हमारा क्या रह गया? लो ही रह गया। समझ आया समझ में? तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के फीचर। समझ आए दोस्तों? तो मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ, देखेंगे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर और उसके कुछ पॉइंट।